हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम मानचित्र है। तो आज के इस वीडियो में हम मानचित्र के बारे में जानेंगे जो कुछ भी इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि आप पहले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पूरी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्लोब जो है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन मान लीजिए हम पूरी पृथ्वी में से किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे किसी एक देश का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी एक राज्य का अध्ययन करना चाहते हैं या किसी एक जिले के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं होता। हम ग्लोब का उपयोग नहीं करते हैं, हम उस समय मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अब ये मानचित्र क्या होता है तो यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं कि मानचित्र क्या है। तो पृथ्वी की सतह का या इसके किसी एक भाग का, ठीक है, या आप पूरी पृथ्वी का मानचित्र बना सकते हैं या फिर उसके किसी एक भाग का मानचित्र बना सकते हैं। जैसे किसी एक देश का, भारत का एक अलग मानचित्र है, अफ्रीका का, अमेरिका का एक अलग मानचित्र है, इस तरह से बना सकते हैं। तो वही बोला गया है, पूरी पृथ्वी की सतह का या उसके किसी एक भाग का किसी चपटी सतह पर, एक प्लेन पेपर पर मान लीजिए कोई चपटी सतह पे खींचा गया चित्र है। ठीक है, मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह का या उसके किसी एक भाग का एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन कैसा चित्र है? पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब ये पैमाने के माध्यम से कैसे चित्र खींचा जाता है? तो जैसे अगर कोई हम मानचित्र बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए दो स्थल खंड है, तो दोनों स्थल खंड की दूरी मान लीजिए मानचित्र में 2 किलोमीटर है। मानचित्र में मतलब मानचित्र में 2 सेंटीमीटर है या 2 इंच है मान लीजिए। ठीक है, तो उसको ये दर्शाना पड़ता है कि ये जो मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी है ना, वो एक्चुअल में 20 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है। आप जैसे भी पैमाना दें, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये दूरी इतनी है, लेकिन इसके लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक रेशियो होता है। जैसे 10 किलोमीटर जो एक्चुअल में है ना, हम उसको मानचित्र में 1 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पैमाना यूज किया जाता है। तो पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है। ठीक है, तो ये मानचित्र होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ आगे बोलता है मानचित्र के बारे में, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, मानचित्र के बारे में कुछ कुछ बात आपको बताया जा रहा है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अच्छा, जो कुछ मानचित्र हैं उन्हें नीचे दिखाया भी गया है, कुछ बताया गया है उनके बारे में। यहाँ पे एक शब्द आया एटलस। ठीक है, एटलस क्या है?
तो एटलस के बारे में यहाँ बताया गया है कि अलग अलग मानचित्र जो है उनको जब एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है, एक साथ रख दिया जाता है एक किताब के रूप में, तो उसको हम एटलस कहते हैं। हर मानचित्र का पैमाना अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कई सारे मानचित्र जब एक साथ हमें देखने को मिलते हैं एक किताब के रूप में, तब हम उस किताब को एटलस कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अलग अलग मानचित्रों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया है भौतिक मानचित्र के बारे में। चलिए देखते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है भाई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप। अब ये क्या होता है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र जो है उसमें हमें कोई अलग से राज्य नहीं देखने को मिलते हैं, कोई अलग से देश नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। भौतिक मानचित्र में हमें पर्वतों का मानचित्र देखने को मिलता है, पठार देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं, नदियां दर्शाई जाती है उसमें, और महासागर भी दर्शाए जाते हैं, जो भौतिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए हम एक फिजिकल मैप देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये भारत का एक फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पहाड़ों को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, मतलब ये मैदानों को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अरावली रेंज है, ये पहाड़ है। यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज है, ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो भौतिक चीजें होती है, और यहाँ जो आपको ये ब्लू कलर से जितना भी लाइन इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये सारी नदियां हैं। तो एक ऐसा मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां इनको दर्शाया जाता है, महासागर इनको दर्शाया जाता है, ऐसा मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है, ठीक है। अब अगला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा इनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, मतलब एक ऐसा मानचित्र जिसमें अलग अलग देशों को दिखाया गया हो, अलग अलग राज्यों को दिखाया गया हो, अलग अलग शहरों को दिखाया गया हो, गांवों को दिखाया गया हो, मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं थे लेकिन हमने उसको पॉलिटिकल रूप से बनाया है, मतलब हमने उसे सीमाएं बनाई है उसकी, ठीक है। तो उसको हमको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक मैप है जो पॉलिटिकल मैप है, आपको बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे ये अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मैप है। जैसे इसमें आपको बड़ा नहीं हो रहा है तो यहीं आपको देखना होगा। जैसे ये लद्दाख हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। इसमें आपको बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसकी क्लियर क्लियर बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें कहीं पे उस तरह की नदियां आपको नहीं दिखाई गई है, यहाँ पे आपको किसी पठार को नहीं दिखाया गया है, ठीक है, किसी पर्वत को नहीं दिखाया गया है। इसमें आपको क्या दिखाया गया है, राज्यों को दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये एक देश का मैप है, एक देश का मानचित्र है, तो इसके अंदर के सभी राज्यों को आपको दिखाया गया है, उसकी बाउंड्रीज को आपको दिखाया गया है। अगर यहीं पे अगर हम वर्ल्ड मैप देखते, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखते, विश्व का राजनीतिक मानचित्र अगर हम देखते, तो उसमें अलग अलग देश दिखाए जाते, उनकी सीमाएं दिखाई जाती, ठीक है। तो ये राजनीतिक मानचित्र होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपको देखना है थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पर आपको क्या दिया है, थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र के बारे में जान लेते हैं कि क्या है।
तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग इत्यादि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक मानचित्र में केवल राज्यों को, उनके बाउंड्रीज को देख रहे हैं। ठीक है, एक अलग सा मानचित्र है जिसमें हम पर्वत, पठार, नदियां, महासागर, इन सभी चीजों को देख रहे हैं। इसी तरह से एक ऐसा मानचित्र होता है जिसमें हम सड़कों को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें केवल सड़कें दिखाई जाएंगी कि ये सड़क यहाँ से है, ये सड़क वहां से है। ठीक है, वर्षा मानचित्र होता है, जैसे भारत का अगर हम मैप देखें तो उसमें दिखाया जाएगा कि वर्षा कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भारत का थीमेटिक मानचित्र है। ठीक है, आपको दिखाते हैं, ये भारत का थीमेटिक मानचित्र है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का आपको कलर दिखाई दे रहा है मानचित्र में, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको राजस्थान वाले इलाके में देखिए एकदम फेड कलर है, हल्का ब्लूइश करके, और यहाँ तो बिल्कुल पिंक सा हो गया है। ये कलर दिखा रहा है कि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपको पैमाना दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा कलर क्या दिखा रहा है, कहाँ कितना से कितना सेंटीमीटर बारिश हो रही है। ठीक है, इससे पता चलता है। आप जितना ऊपर जाएंगे इस पैमाने में, उसमें बताया गया है कि वर्षा की मात्रा उतना कम होती है, ये कलर जहाँ जहाँ है। और अगर आप जितना नीचे जाएंगे उतना आप देखेंगे कि हेवी रेनफॉल है। ठीक है, जैसे तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक थीमेटिक मानचित्र होता है, ये एक थीमेटिक मैप होता है। ठीक है, इसी तरह से आप, अभी तो हमने वर्षा का देखा, आप वनों को देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने वन हैं, कहाँ पे कितने उद्योग हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ों को दिखाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ और जान लेते हैं कि इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, मानचित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो सब 3 ही चीज होता है उसमें। एक दूरी, ठीक है, दूरी एकदम एक्यूरेट उसमें रखना पड़ता है। दिशा, दिशा भी ठीक रखनी पड़ती है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, और प्रतीक मतलब कौन सा हम चिन्ह यूज करें जिसको देख के हमें समझ में आए कि हाँ इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि दूरी किस प्रकार यूज किया जाता है इसमें। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज के पन्ने पर दर्शाता है। ये तो हमने पढ़ा था कि मानचित्र क्या होता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी भी वास्तविक रहे। ठीक है, छोटे होते हैं लेकिन इसको इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ना कि इनके बीच की दूरी भी वास्तविक रहती है। ठीक है, बताया था मैंने पैमाना यूज किया जाता है, यहाँ आपको और विस्तार से बताया जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना का क्या मतलब है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके, रुकिए इसको मिटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मानचित्र है, उस मानचित्र में जो 2 सेंटीमीटर है उस 10 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर यूज किया गया है। ठीक है, मतलब मानचित्र का 2 सेंटीमीटर एक्चुअल में 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप वास्तव में उतनी दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड, आप मान लीजिए कि
मैप में मान लीजिए बिहार से झारखंड नहीं, कोई आप गांव ही मान लीजिए कि आपका जो गांव है और बगल वाला गांव एक है, उनके बीच का दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन मानचित्र में उसे 2 किलोमीटर दिखाया, मतलब 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो उस 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर है। ठीक है, और उस मानचित्र में कहीं भी अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो वो एक्चुअल में अगर आप साइकिल पकड़ के या मोटरसाइकिल पकड़ के या कार पकड़ के जाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग मानचित्र का पैमाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये उस मानचित्र में आपको बता दिया जाता है कि हम कितने किलोमीटर के लिए कितना सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के लिए यूज किया गया है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, तो आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है। अगर आपको पैमाना पता है कि 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के लिए यूज किया गया है, तो आप मैप में किसी की भी दूरी नाप लीजिए कि कितना सेंटीमीटर है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए कि वास्तव में ये कितना दूरी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको बहुत बड़ी दूरी को बहुत छोटा करके दिखाया गया है तो हम बहुत छोटे पैमाने का यूज करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। ठीक है, अगर इस तरह का मानचित्र है तो इसको हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। जैसे अगर हमको कोई छोटी दूरी को ही मानचित्र में दिखाना है, मतलब कोई छोटा सा एरिया को ही दिखाना है, जैसे आपके गांव को, आपके शहर को, ठीक है, और उसी का मानचित्र बनाना है, तो हमको छोटे पैमाने वाले मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 500 मीटर को ही 5 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि हमें छोटे से क्षेत्र की अधिक जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इस तरह की बात है। तो ये भी काफी सिंपल सा चीज था। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए होंगे, तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ कह रहा है ये एक गांव का मानचित्र है। ठीक है, ये देखिए, ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र है, ये एक गांव का मानचित्र है ये पूरा। तो इसमें आपको सब चीज दिखाया गया है, ये सामुदायिक केंद्र है। ठीक है, ये एक पेड़ है, ये खेल का मैदान है। आपको इसमें ना ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है उसमें आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है हर चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय है, ये स्कूल है, बाकी सब रोड है। ठीक है, अब यहाँ पैमाना देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूरी भी पता कर सकते हैं कि आपका खेल का मैदान जो है ये सामुदायिक केंद्र से कितना दूर है, ये सब भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दिशा के बारे में जानते हैं। पैमाना हम समझ गए और हम दूरी समझ गए, दूरी से संबंधित पैमाना था तो हम पैमाना भी समझ गए। अब हम दिशा के बारे में जानते हैं कि मानचित्र में कितनी दिशाएं होती है, उसका ध्यान किस तरह से रखा जाता है, किस दिशा को किस ओर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि मानचित्र में दाहिनी तरफ ऊपर में
उत्तर दिशा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये तो पूरा उत्तर ही लिखा गया है, लेकिन ऊ लिखा गया है, ठीक है। ऊ लिखा जाता है बहुत जगह, तो इसका मतलब है कि वो उत्तर दिशा है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई दूसरा मैप भी देखें, जैसे ये इंडिया का मैप हम खोल करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो है, यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ बाईं तरफ दिखाया गया है कि उत्तर दिशा कौन है, ठीक है। आप सारे मैप में आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी यही है। थीमेटिक मैप अगर देखें तो यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है, मतलब ये नॉर्थ है, ठीक है। तो इस तरह से हर मैप में आपको बता दिया जाएगा कि उत्तर दिशा कौन है। जनरली उत्तर दिशा को ही बताया जाता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप सिंपल सा चीज है, आपको उत्तर दिशा के बारे में बता दिया कि ये उत्तर दिशा है, तो उसके ऑपोजिट वाला अपने आप दक्षिण दिशा हो जाएगा, उसके राइट साइड वाला पूर्व दिशा हो जाएगा, और उसके लेफ्ट साइड वाला पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पता चल गया कि ये वाला दिशा जो है वो उत्तर दिशा है, तो नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगा, और राइट साइड में पूर्व दिशा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। ये है। आगे क्या लिखता है देखिए, चित्र 4.2 में 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। अभी मैंने आपको बताया यही 4.2 है। इसमें आप देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब ये दिशाएं जो है ना, ये क्या कहलाती हैं? वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? ये प्रधान दिग्बिंदु है, ठीक है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ हमने 4 दिशा बता दिए, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, ठीक है। इनके बीच में ना 4 और अलग अलग दिशाएं भी होती हैं, ठीक है, जिससे हम किसी भी स्थान का वास्तविक स्थिति पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इस स्थान पे है, तो हम क्या कहेंगे, वो ना तो उत्तर में है ना पूर्व में है, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, ये देखिए, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है। अब देखिए, ये उत्तर है और ये दक्षिण, उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। ये देखिए, ये किस दिशा में आएगा, ये ना तो दक्षिण है ना पूर्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। यहाँ से हम लेके चलते हैं, ये देखिए, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो 4 और दिशाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास कितनी दिशाएं हो गई, 4 तो प्रमुख दिशाएं हैं और 4 उनकी सहायता से हम बनाते हैं। तो 8 दिशाएं जो हैं, जिनके सहायता से हम किसी स्थान की वास्तविक स्थिति पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक यंत्र दिखाया गया है, इसको दिक सूचक यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंपास कहते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो कांटा है, ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इस कंपास में ये कांटा जहाँ पे भी हाईलाइट करेगा, ये उत्तर दिशा को हाईलाइट करेगा, और ये नीचे वाला दक्षिण दिशा को, ठीक। तो इसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं जहाँ पे दिशा का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहीं हम जंगलों में फंस गए, कहीं समुद्र के बीच में हम हैं, तो हमें उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाना पड़ता है। जैसे हम कोई शिप में हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि उत्तर दिशा दक्षिण दिशा। जैसे हम कोई प्लेन में हैं, तो ये कई जगह काम आता है। और पहले के ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो उस समय में तो यही यूज किया जाता था कहीं भी आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण यंत्र है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है।
चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। अच्छा चलिए एक देख ही लेते हैं तब। दूसरा क्या बोल रहा है, दुकानों से विद्यालय की दिशा कौन सी है। अब देखिए दुकान और विद्यालय किस दिशा में, जैसे ये आपका दुकान हो गया, ठीक है, ये आपका दुकान हो गया, विद्यालय किस दिशा में है, तो दुकान और दुकान से विद्यालय किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, विकास के घर से, विकास का घर कौन सा है, ये विकास का घर है और ये सामुदायिक केंद्र है, तो विकास के घर से ये किस दिशा में है। आप इस तरह से ना बना लीजिएगा इसको, प्लस का चिन्ह, ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो विकास के घर से किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो इस तरह से दिशा निकाली जाती है। देखिए हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। तो मैंने बताया ये जो सुई है ना इस दिक सूचक यंत्र का, जैसे आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये एक दिक सूचक यंत्र है। इसका ये वाला जो सुई है ना, ये वाला सुई, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, और ये जो रेड पॉइंट है ये आपको बताएगा कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो बाकी दिशा तो आपको ऐसे भी पता लग जाएगा जब आपको उत्तर दक्षिण दिशा पता लग गया तो, ठीक है। अब हमने मानचित्र के दो प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ लिया कि दूरी क्या होती है और दिशा किस तरह से होती है मानचित्रों में, ठीक है। अब हम प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मानचित्र बना रहे हैं और आप एकदम पूरा जैसे का जैसे बिल्डिंग है, मानचित्र में भी आप बिल्डिंग को उसी तरह से बनाएंगे, सड़क को भी एकदम पेंटिंग करके वैसे ही बनाएंगे, विद्यालय को भी एकदम पेंट करके विद्यालय जैसा ही जैसे दिखता है वैसे ही बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं कि वैसे ही बनाए। इसीलिए उनके लिए किसी न किसी प्रतीक का यूज करते हैं, संकेत का यूज करते हैं कि ये चिन्ह जो है ये विद्यालय को दर्शाएगा, ये चिन्ह जहां पर भी बना है ये विद्यालय को दर्शाएगा, ये रेलवे लाइन को दर्शाएगा, ये सड़क को दर्शाएगा, उसमें भी ये पक्की सड़क को दर्शाएगा, ये कच्ची सड़क को दर्शाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये रुकिए पेन ले लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे ये देखिए रेलवे लाइन, इसमें भी ये तीनों जो है ना ये आपको रेलवे लाइन को दर्शा रहा है। इसमें भी बड़ी लाइन कौन सा है, तो ये बड़ी लाइन को ये दर्शाता है, बड़ी रेलवे लाइन। मीटर लाइन कौन सा है, तो ये आपको दर्शाता है। रेलवे स्टेशन कौन है, तो ये आपको रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। मतलब मानचित्र में जहां भी इस तरह का चिन्ह बना होगा, ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। मानचित्र में जहां भी इस तरह का लाइन बना होगा तो ये पक्की सड़क है, इस तरह का जो लाइन बना होगा ये कच्चा सड़क है, ठीक है। उसके बाद मानचित्र में जहां पे भी इस तरह का लाइन बना होगा ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर इस तरह का लाइन बना है तो ये स्टेट सबका बाउंड्री है, ठीक है। दो राज्यों के बीच में इस तरह का बाउंड्री बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह का अगर आपको देखने को मिलता है तो ये जिलों की बाउंड्री है, ठीक है। देखिए इस तरह की चीजें, ये आपको नदी को दर्शाता है, ये कुआं को दर्शा रहा है, ये नहर को तालाब को दर्शा रहा है, ये नहर को दर्शा रहा है, ये पुल को दर्शा रहा है, ठीक है। ये मंदिर को दर्शा रहा है, ये गिरजाघर को दर्शा रहा है, ये मस्जिद को दर्शा रहा है, ये छतरी को दर्शा रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को इस तरह से दर्शाया जाता है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को इस तरह से, और ये पुलिस स्टेशन थाना को इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर कोई बस्ती है बीच में तो इस तरह से दर्शाया जाता है, कोई कब्रिस्तान है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर कहीं पे पेड़ पौधा ज्यादा है इस तरह से दर्शाएंगे, घास का मैदान है इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो भी हम मानचित्र बनाते हैं उसमें, ठीक है।
आगे देखिए, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जाता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब सब जगह मानचित्रों में इसी प्रकार के चिन्ह यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सहमति है कि इन चीजों के लिए इसी तरह के प्रतीक प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, मतलब जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति है ना, ये सब रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं कि हर जगह आपको इसी तरह के चिन्ह देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप कहीं भी चले जाइए, अगर कहीं भी मानचित्र बनाया गया है तो आपको इसी तरह के चिन्ह बनाए जाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि ये चिन्ह जो है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एक मानचित्र बना करके दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन कौन सा है, बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया, ये बस्तियां हैं, ये कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये गिरजाघर है, विद्यालय है, ये फिर से गिरजाघर है, ये पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है, ये नदी है, मंदिर है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, ये देखिए आपको दिशा दिखाई गई है कि ये उत्तर दिशा है, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों, पीले रंग का इस्तेमाल पठारों और हरे रंग का इस्तेमाल मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर का रास्ता बताने के लिए आपको एक कच्चा आरेखन बना करके देता है, और इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई मानचित्र बना के दिया, अपने घर का रास्ता बना के दिया या कुछ और बना के दिया, ठीक है, तो उसमें पैमाना का यूज नहीं किया, ऐसे ही आपको बना करके दे दिया, लेकिन उसमें ठीक से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई रास्ता इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो ऐसे मानचित्र को रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, खाका किसको बोलेंगे? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। अगर हम बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र को खींचते हैं और उसमें बहुत सारा जानकारी देते हैं, बहुत माइनर से माइनर डिटेल उसमें देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग खाका कहते हैं। कोई मानचित्र जो होता है उसमें एकदम हम बेसिक डिटेल्स नहीं दे सकते कि कमरे की भी लंबाई चौड़ाई उसमें ऐड हो जाए, सड़क की भी एकदम लंबाई चौड़ाई ऐड हो जाए। सड़क की तो ऐसे होती है, लेकिन एकदम छोटी से छोटी डिटेल्स अगर हम कहीं पे दे सकते हैं तो वो उसको हम खाका कहते हैं। और ये बहुत छोटे क्षेत्र के लिए खींचा जाता है, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र के लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटे से क्षेत्र के लिए बहुत सारी जानकारियों को एक साथ देने के लिए हम एक खाका खींचते हैं, ठीक है ना।
ये। तो कुछ अभ्यास प्रश्न आपको अब दिए गए हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पहला सवाल आपके लिए है कि मानचित्र के 3 घटक कौन-कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा दूरी, दिशा, प्रतीक ये है। प्रधान दिग्बिंदु कौन-कौन से हैं? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपका प्रधान दिग्बिंदु है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बताया कि जो वास्तविक दूरी होती है और मानचित्र में जो दूरी होती है, उनके बीच का अनुपात जो होता है, उसको हम पैमाने की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों होते हैं? तो मानचित्र में हम किसी छोटे क्षेत्र को भी गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी के किसी एक भाग को भी हम गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको हम इसीलिए कह सकते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है हमें अधिक जानकारी देते हैं, इसीलिए अधिक सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। तो मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने वाला हो सकता है और बड़े पैमाने वाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें खाका की तरह जानकारी हमको नहीं मिलती। खाका एक रेखा चित्र होता है, वो बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र होता है। ठीक है। और एक छोटे से क्षेत्र का होता है जिसमें छोटी सी छोटी जानकारी हमको प्रदान की जाती है, इसको हम खाका कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो हमें अधिक जानकारी प्रदान करता है। आगे है कि किस प्रकार, मतलब प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो यही है भाई कि प्रतीक चिन्हों से हमें छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त होती है उस क्षेत्र की। ठीक है। और क्योंकि हम उसे एज इट इज मानचित्र में नहीं बना सकते, इसलिए उनके लिए हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब सही उत्तर चिन्हित कीजिए, दूसरा नंबर। इसमें पहला सवाल है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्ष के वितरण को कौन दिखाएगा? थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशयों को। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है, रेखा चित्र के लिए भी नहीं है, प्रतीक के लिए भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़े तो हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो अध्याय है वो ठीक से समझ में आ गया होगा और आप पूरी कहानी को, आप पूरे अध्याय को ठीक से समझ पाए होंगे। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।